गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 2। देखिए मिड 18th सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो बंगाल जो है एक बेस बना एक्सपेंशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब 1757 के वॉर के बाद जब इन्हें बंगाल की जो दीवानी मिल गई और उनका जो प्रॉफिट था ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड हुआ, उसका सरप्लस जो इन्हें मिला, उस सरप्लस का यूज़ जो उन्होंने किया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में उसी पैसे का। तो जो प्रोड्यूसर थे गुड्स से उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपनी सभी सप्लाई जो है फिक्स्ड रेट पर उनको करें, जो कि पहले से ऑफिशियल्स ने फिक्स कर रखी थी। जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो आपके प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज थे और वो हमेशा से ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा यहाँ से निकाला जा सके। ठीक है, तो 1757 से लेकर 1813 तक जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था गुड्स को खरीदना इंडिया से चीपेस्ट रेट पर और यूरोप में और ब्रिटेन में उसको हाई रेट पर बेचना, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। इस तरह की जो उनकी प्रवृत्ति थी या सोचने का जो तरीका था, जिससे हमारे ट्रेडिशनल इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा। ठीक है, इस एक्सप्लॉयटेशन के अलावा ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रिटेन में थी, उन्होंने टैरिफ जो थे वो इम्पोज कर दिए और बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि इंडियन टेक्सटाइल यहाँ पर नहीं आएगा। जब चार्टर एक्ट 1813 ने ओपन किया इंडियन मार्केट को दूसरे ट्रेडर्स के लिए भी, तो ज़्यादा मशीन से बनी हुई चीज़ें जो है इंडियन मार्केट में अब आने लगी। ब्रिटेन ने प्रोहिबिट कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन सिल्क के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट कर दिया, और प्रिंटेड कैलकलीज टू ब्रिटेन उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी मोनोपोली थी ट्रेड में इंडिया के साथ में, अब वो फोकस ऑफ अटैक फ्रॉम ट्रेडर्स इन ब्रिटेन। अब आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक शिफ्ट हुआ इंडियन एक्सपोर्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड गुड टू प्राइमरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो शिफ्टिंग थी, पहले इंडिया से प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बन के जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा। इस डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ कि इंक्रीज जो था एक्सपोर्ट में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के इंडिया में, वो आपका बढ़ गया। दूसरे वर्ड में अगर हम कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल था जो ब्रिटेन ले जाया जाता था और मैन्युफैक्चरिंग गुड जो थी वो यहाँ पर इंडिया में बेची जाती थी। ये जो कंपटीशन था, हाईली डेवलप्ड चीपर मशीन मेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू लेड द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, गिर गई, खत्म हो गई। ठीक है, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज जो थी वो आपकी इम्पोज कर दी गई। कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थे इंडियन गुड्स के इंपोर्ट करने पर ब्रिटेन के अंदर लगा दिए गए, जिससे वीवर्स और स्पिनर्स की इनकम जो थी वो रिड्यूस हो गई। ओके, अब आता है हमारा डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, कि किस तरीके से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ। इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं कि सफ़र किया है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट बाय ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम जनरेशन अफेक्ट ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। कॉलोनियल इंडिया की अगर बात करते हैं, जो आर्टिशंस थे, bore the burden of development of a country 6,000 miles away, since the growth of Indian factory was non-existent before and painful slow even afterward। या कहने का मतलब है कि जो इंग्लैंड से सामान बन के आता था, ठीक है, उसने क्या किया, वो इंडिया में बेचा जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब सामान यहाँ बिकने लगा, हमारे सामान की कोई कीमत नहीं रही, हमारे सामान की डिमांड नहीं रही, तो जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा हो गया। केवल एक चॉइस जो क्राफ्ट्समैन की थी, आर्टिशंस की थी, वो था कि कोई दूसरा ऑक्यूपेशन वो अडॉप्ट कर ले, लाइक एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है आपके रूरल क्राफ्ट का, उसका ग्रेट इफेक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर पर, क्योंकि डिमांड जो थी एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल की वो रैपिडली फॉल हो गई। डोमेस्टिक इंडस्ट्री इससे हमारी जो थी वो इफेक्टेड हो गई। वन हैंड पर जो हंड्रेड्स ऑफ पीजेंट थे जो सप्लीमेंट करते थे अपनी इनकम को बाय द पार्ट टाइम स्पिनिंग और वीविंग करके उनकी इनकम बढ़ जाती थी। ठीक है, अब पूरी तरीके से कल्टीवेशन पर डिपेंड कर रही थी। दूसरी तरफ अगर हंड्रेड्स ऑफ रूरल आर्टिशन जो थे, उनका ट्रेडिशनल सोर्स लेवल उनका था वो खत्म हो गया था,
और अब वो एग्रीकल्चर मजदूर बन गए थे। जो इंक्रीज हुआ प्रेशर एग्रीकल्चर पर, वो एक दूसरा कॉज था एक्सट्रीम पॉवर्टी का इंडिया के अंदर। ठीक है, जो प्रोसेस हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, अब जो पीजेंट और पीजेंट क्राफ्ट थे और दूसरे जो ऑक्यूपेशन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, लीन एग्रीकल्चर सीजन यूजिंग लॉजिकली अवेलेबल चीप रॉ मटेरियल सच एज बास्केट वीविंग, क्राफ्ट वर्क एंड इम्यून टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड फॉरेन गुड्स। वो बेचारे बास्केट बनाना है, एग्रीकल्चर सीजन जब नहीं होता था उसके बाद वो बेचारे क्या करते थे, इस कंपटीशन में किस तरीके से अपने आप को सरवाइव करें। तो बास्केट वीविंग वगैरह ये करने लगे, लोकली जो चीज़ अवेलेबल होती थी। जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर थे विलेजेस में, जैसे आपके पॉटर थे या ब्लैक स्मिथ थे, वो भी वर नॉट मच अफेक्टेड, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कॉटन, जो वीवर स्पिनर थे उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन जो पॉटर थे या ब्लैक स्मिथ थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में था, उन्होंने क्या किया, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई या दूसरे रिस्ट्रिक्शन जो इंडियन गुड्स पर ब्रिटेन में लगाई गई। और एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 18th and 19th century wiped out the market for Indian artisans in Europe because the mass production in the new English factories made it impossible for Indian artisans products to compete with factory made products। पूरी तरीके से जो हमारी ब्रिटेन में जो हमारा सामान जाता था या यूरोप की दूसरी कंट्रीज में हमारा सामान जाना था, मार्केट से हमारे आर्टिशन पूरी तरह से वाइप आउट कर दिए गए, बिल्कुल एकदम से एक सिरे से हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो मशीन मेड चीप जो था उससे कंपटीशन कर ही नहीं पा रही थी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी हमारी इंडिया में, इट वाज अफेक्टेड टू वेज 1830 तक। पहला, कंपनी रिड्यूस द वीवर्स टू द स्टेटस ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। कंपनी ने क्या किया, वीवर्स का स्टेटस जो होगा इंडेंचर्ड लेबर का हो गया, उन्हें फोर्स किया टू एडवांस लें वो कंपनी से। और 1789 में एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि वीवर्स को फोर्स किया गया, पेनाल्टी 35% ऑन द एडवांस टेकन इफ द डिफॉल्ट इन सप्लाइंग गुड्स। अगर वो सप्लाई गुड्स की करने में आपके फेल हो जाते थे तो 35% की उनके ऊपर पेनाल्टी लगती थी। सेकेंडली, 1830 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पोज किया, एक कंसोलिडेटेड ड्यूटी लगा दी, कंजप्शन ऑफ कैलिकोज एंड मसलिन इन ब्रिटेन। मसलिन कपड़े पर इन्होंने क्या किया था, इम्पोज्ड एक इंक्रीज ड्यूटी जो थी वो इंक्रीज कर दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी इंडिया में, जैसे उसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडियन इंडस्ट्री पर। जो इंडिया एक सिर्फ एक्सपोर्टर बन के रह गया था अब रॉ और प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर गुड्स का। तो रिवर्सल रोल हो गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया जो था एक्सपोर्टर था पहले क्लॉथ का, अब क्या बन गया था, इम्पोर्टर बन गया था क्लॉथ एंड यार्न का। जबकि इंग्लैंड ने क्या किया था, स्टॉप कर दिया था कि वो क्लॉथ इंडिया से इंपोर्ट करता ही नहीं था। ठीक है, और अर्ली डिकेड्स की अगर 19th सेंचुरी की बात करते हैं, जो इंक्रीज हुआ इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल गुड्स का एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स का। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन जो थी इन इंडिया वाज दैट द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट, जिससे हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। फाइन, इसको हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे।